हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ाएंगे। कल हमने एनटीपीसी का पूरा सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया था। कितने फेस होंगे, क्या क्या स्टेप होगा, कौन कौन पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें, सीवीटी फर्स्ट देना पड़ेगा, सीवीटी 2 देना पड़ेगा, फेज़ 3 फेज़ 4 क्या क्या कैसे कैसे होगा, किस में टाइपिंग होगा, किस में क्या होगा, सारे चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप सभी लोग एक बार उसको सिलेबस को अच्छे से देख लें कि उसमें क्या पूछा जाता है, मैथ में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, जीएस में क्या पूछा जाएगा। उसको हम अच्छे से बताए हैं कि किस में किस पार्ट से क्या क्या कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। आप सभी लोग उसको देखकर इसके बाद ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास को पहला वीडियो है हमारा। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं वो को सीवीटी फर्स्ट क्वालिफाई करने लायक हों, तो वो सीवीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उत्तर महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, भारतवर्ष को जो है भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इन 3 भाग में हम पहले प्राचीन भारत को कवर करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत को, फिर आधुनिक भारत को कवर करेंगे। तो प्राचीन भारत में पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कहाँ कहाँ से स्रोत जो है लिए गए। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है: धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद जो है धर्म के संकलन करता है वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो हमारा है 4 प्रकार के होता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। इन वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी जो है मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है। इनके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं के खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख से, भुजा से, जांघ से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो है मुख से हुए हैं, क्षत्रिय जो है भुजाओं से हुए हैं, वैश्य जो है जांघों से हुए हैं, शूद्र जो है वो चरणों से हुए हैं। वामन अवतार के 3 पगों के
आख्यान की प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो इसके बाद ऋग्वेद के बाद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है वो यजुर्वेद कहलाता है। इस पाठकर्ता को यजुर्वेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद में पाया जाता है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें पाठ्यकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यह सामवेद को जो हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद को रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, श्रुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राज, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया जाता है जो है अथर्ववेद में। इस सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा जाता है अथर्ववेद को। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद होता है और सबसे बाद का वेद हमारा अथर्ववेद होता है। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये जो है 6 वेदांग है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो जैसे विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो हमारा है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है मानी जाती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति जो है नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे लेकिन वेद जो है नहीं पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ था। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालियों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों के में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा
किया जाता है। कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जो राजतरंगिणी है उसका जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है। इसके मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पूज्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है हमारे पूज्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी कौन सा? यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित माना जाता है। उसका सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेक्सिक्रटस, आस्टिबुलस से विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय जो है। उसके बाद है मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में वर्णित किया है। उसके बाद है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के से संबंधित है। फिर आ जाता है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक की राज दरबार में आया था। उसके बाद आता है टालमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी। फिर आता है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ों, पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण जो है हमारा मिलता है। उसके बाद आ जाता है चीनी लेखक। चीनी लेखक में है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। उसके बाद संयुगन। यह 518 में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसमें हो जाएगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष जो है ह्वेनसांग जो है भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 642 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध धर्म को एकत्र करने के ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है आचार्य शीलभद्र थे।
ह्वेनसांग के बाद हमारे जो है इत्सिंग आया। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। इसके बाद चीनी लेखक के बाद अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश पर डाला गया। इसके बाद अन्य लेखक कौन कौन से हैं? तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसके कंग्यूर और तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसकी विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासक नाम जो है मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। उसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसमें कुछ अभिलेख हैं और शासनकाल हैं, जैसे हाथी गुफा अभिलेख से, कलिंग राजा खारवेल से, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलसरी, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्धन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन जो है। फिर कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम के गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां जो है होती है। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में आकर्षक कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है बीड़ा बजाती हुई सिक्के किसके शासनकाल में चालू हुआ था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल। अरिकमेडु पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के जो हैं हमारे प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास भी कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में,
एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जो है बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार जो है कुल्हाड़ी है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है हमारा गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कृत की खोज की गई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता से आगे जो है डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग NTPC CBT 2 के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि हम पूरे हिस्ट्री, भूगोल, साइंस सारे चीज़ों को अच्छे से कवर करें। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसको देखें ताकि उनको भी आसानी हो तैयारी करने। आप सभी लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।